वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शाह। लर्निंग विद शाह में आप सबका स्वागत है। आइए आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, इट्स फॉर्मेशंस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द नीड टू रिवैम्प इट, द नीड टू ब्रिंग अमेंडमेंट इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री का हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट डिस्कस करने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट के डे टू डे फंक्शनिंग में क्या तरमीम की ज़रूरत है, आइए हम सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का पहली बार क़याम 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था, जब कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी डैट इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। 1772 से लेके 1861 तक तमाम जुडिशल मामले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखे जाते थे। उसके बाद 1861 में हाई कोर्ट एक्ट 1861 लाया गया, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बैनर तले देख सकते हैं। उसके बाद इस एक्ट के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। ये तीनों हाई कोर्ट 1862 से लेकर 1935 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने तक अपनी खिदमत अंजाम देती रहीं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत फेडरल कोड बनाए गए। ये फेडरल कोड 1948 तक, डैट इज़ टिल इंडिपेंडेंस, टिल द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टिल द फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या अमल में रहा। हम सब जानते हैं कि हमारा कंट्री 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे पहले ही 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तश्कील हो चुकी थी, जो मुल्क के कानून को बनाने की ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने का काम चलता रहा। कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद, डिस्कशन के बाद, ड्राफ्टिंग के बाद हमारे कानून को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मंजूरी दी, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डी के नाम से भी जानते हैं, डैट इज़ 26 नवंबर। और बिलाखिर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को वो दिन आ गया जब इस कानून को नाफिज किया गया पूरे मुल्क में। इट केम इनटू इफ़ेक्ट, और इस दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से पूरे मुल्क में हर साल ऑब्ज़र्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क़याम 28 जनवरी, डैट इज़ रिपब्लिक डे के 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 को क़याम अमल में आया। हमारे संविधान में आर्टिकल 124 डैट इज़ 124 में यह प्रोविज़न है कि मुल्क में एक हाईएस्ट कोर्ट होगा, एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट के हम नाम से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुल्क का हाईएस्ट जुडिशरी, द मोस्ट पावरफुल कोर्ट होगा, जिसकी डिसीजन, जिसके फैसले, जिसके वर्डिक्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल, whose verdict will be final, whose decision will be final and whose decision cannot be challenged in any other court। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 ज्यूरिसडिक्शन हैं, ओरिजिनल, अपेलेट एंड एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट को हेयर करता है। सुप्रीम कोर्ट 2 और मोर स्टेट्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा रियासतों के बीच अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुलझाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स, सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो कोई भी सिटीज़न अंडर आर्टिकल 32 कैन मूव to Supreme Court of India for the enforcement, for the enactment of the his or her
फंडामेंटल राइट्स। तो ये 3 जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संभालती है। 1947 से लेकर अब तक 75 ईयर्स, दैट इज़ 30 जनवरी 1948 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। हम सब जानते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी की बुनियाद 3 पिलर्स पर है, जिसे हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के नाम से जानते हैं। हमारे मुल्क की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, ऑटोनॉमस है। लेजिस्लेचर्स जो कि इलेक्टेड होते हैं, जो कि पब्लिक के द्वारा, आवाम के द्वारा चुन कर आते हैं पार्लियामेंट में, असेंबलीज़ में। इनका काम कानून बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, और कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो इस सारे प्रोसेस को सुपरवाइज़ करे कि अगर कि कानून के इलेक्शन का अमल, कानून बनाने का अमल और उसके एग्जीक्यूट करने का अमल एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है या नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मुल्क के जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि इन तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे, और अगर कहीं मुल्क के कानून, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हो रही है, मुल्क के कानून को तोड़कर कुछ कानून बनाए जा रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि वो उसको नल एंड वॉइड करे और हर हाल में कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान को अपहोल्ड करें। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस अमल को, इस रोल को बखूबी अंजाम दिया है। लेकिन हमारे मुल्क में शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट पर दबाव रहा है। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी के वक्त, जबकि सुप्रीम कोर्ट पर काफ़ी दबाव था कि वो कानून के साथ समझौता करें, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ समझौता करें, और उन पर हर तरह से दबाव डाला गया कि वो गवर्नमेंट के फेवर में, किसी पार्टी के फेवर में वर्डिक्ट दें, डिसीजन सुनाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डटकर हुकूमत के इस फैसले का डटकर मुकाबला किया, और हम सब जानते हैं कि 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो फैसले सामने आए, उसने ना सिर्फ मुल्क के लोगों को भरोसा दिलाया, बल्कि मुल्क के कानून को, मुल्क के संविधान को बचाने में और इसे मजबूत करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। 1973 के इस फैसले ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके तहत कानून में किसी तरह की इस कानून में कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के ख़िलाफ़, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ या कानून के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करके कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, कानून में तरमीम नहीं लाई जा सकती। बहरहाल ये तो रहा हमारे एक ब्रीफ बैकग्राउंड, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन एंड द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द नेशन बिल्डिंग। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट लाने की आखिर क्या ज़रूरत है। देखिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, हम सब जानते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन द कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल 34 जजेस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी वाई चंद्रचूड़, जो कि अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ही इज़ द मास्टर ऑफ रोस्टर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं जो केसेस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से जुड़े हुए केसेस को देखती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में
कम से कम 5, 7 या 9 जजेस होते हैं। केशवानंद भारती केस एक वाहिद केस है जिसमें अब तक का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, दैट इज 11 जजेस। देयर वेर 11 जजेस ऑन द बेंच ऑफ जस्टिस HR खन्ना, who delivered the historical landmark judgment in the case of आनंद भारती केस। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुआ। हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकती है अंडर आर्टिकल 143, दैट इज़ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द जुडिशरी, टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर उन्हें सजेस्ट करें, उन्हें एडवाइस करें। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 5, 7 या 9 जजेस होते हैं जनरली, और एक दूसरा बेंच दैट इज़ डिवीज़न बेंच जो कि जिसमें 2 जज होते हैं, और एक फुल बेंच होता है जिसमें जो है 3 जजेस देखे जाते हैं। तो डिवीज़न बेंच याद रखें, 2 जजेस, फुल बेंच जिसमें 3 जजेस होते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो मुल्क के बहुत ही संगीन बर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखती है और उन्हें साल में सिर्फ 8 से 10 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर डिसीजन सुनाने का मौका मिलता है, या उनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 8 से 10 तक मैटर को पर ही फैसला सुना सकते हैं। एक एवरेज नंबर रहा है उनका, आंकड़े रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऐसे केसेस में उलझ जाती है कभी कभी जो बहुत ही गैर जरूरी, अनइम्पॉर्टेंट, इलॉजिकल और फ्रीवलस होते हैं। जैसे कि रिलीजियस मैटर में कि कुरान की कौन सी वर्स को कुरान से निकाल देनी चाहिए, या फिर हिंदू धर्म वो धर्म है या वो एक लाइफ स्टाइल है, या फिर गिरजाघरों में कब प्रेयर होनी चाहिए। ये मैटर्स ऐसे हैं जो कि हर धर्म का अपना एक पर्सनल मामला है और उसमें मुदाखलत करना ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट अपने कीमती वक्त को इन फजूल, फ्रीवलस, अनइम्पॉर्टेंट, गैर जरूरी केसेस में ज़ाया कर देती है, और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में 79,813 केसेस पेंडिंग है। दैट मीन्स करीब 80,000 केसेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यही वजह है कि 1984 में 10th लॉ कमीशन ने जो बेंचेस है, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस है, उसको 2 भाग में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात कही थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न, और दूसरा लीगल डिवीज़न। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस को डील करेगी, और जो लीगल डिवीज़न है वो लीगल मैटर्स पर, लीगल जो केसेस होंगे उन पर जो है नज़रसानी करेगी। यही उसके बाद 4 साल बाद जो है जो 11th लॉ कमीशन आया 1988, उसमें अपील्स इन सुप्रीम कोर्ट देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर जो अपील्स होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, कि जब अगर हाई कोर्ट से मामला, हाई कोर्ट ने अगर एक वर्डिक्ट सुना दिया और अगर हम उस वर्डिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आमतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो नेरेस्ट जो स्टेट्स हैं, या जो हम कह सकते हैं कि जो नेरेस्ट हाई कोर्ट्स है, लाइक दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो उन्हीं हाई कोर्ट से ज़्यादातर केसेस जो है अपील्स किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क में सिर्फ दिल्ली में है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल करना और सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल के दौरान वहाँ मौजूद रहना, केस को लड़ना एक लंबे समय तक, कहीं ना कहीं इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, इट बिकम्स अनअफोर्डेबल फॉर द पीपल, फॉर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। और यही वजह है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो डिस्टेंट हैं, डायरेक्ट कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, लाइक तमिलनाडु, केरल, तो यहाँ से जो
आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने का जो खर्च है, कहीं ना कहीं ये डिस्करेज करता है सिटीजन्स को कि वो हाई कोर्ट तक ही, अपने स्टेट के हाई कोर्ट तक ही सीमित हो जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बहुत ही संजीदगी से गौर कर रही है कि किस तरह डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में थ्रू आउट द कंट्री सुप्रीम कोर्ट के ब्रांचेस, न्यू बेंचेस सेटअप किए जाए, ताकि लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने, सुप्रीम कोर्ट में आकर केस लड़ने की, जस्टिस पाने की सहूलत मिल सके। जस्टिस को एक्सेसिबल बनाया जाए हर सिटीजन के लिए, जस्टिस को एक्सेसिबल अफोर्डेबल बनाया जाए हर शहरी के लिए। हमारे मुल्क में जस्टिस इतना महंगा हो गया है कि गरीब कोर्ट में जाने से डरते हैं। गरीब कोर्ट के नाम से ही कांपने लगते हैं कि कोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा घनचक्कर जिसमें फंसकर इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ना। तारीख पे तारीख जो डायलॉग है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डे टू डे फंक्शनिंग पर बिल्कुल फिट बैठता है। यही वजह है कि ये डायलॉग आज भी रेलिवेंट है और आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इस डायलॉग को रिपीट करते हुए, दोहराते हुए सुने जा सकते हैं कि हमारे कंट्री में हमारे कंट्री का जो जुडिशल सिस्टम है कहीं ना कहीं वो हमारे कंट्री के गरीब लोगों को डिस्करेज करता है। कहीं ना कहीं ये उनके लिए अनअफोर्डेबल है, एक्सपेंसिव है, डिस्करेजिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है कि कैसे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में या ऐसे इलाकों में स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर सुप्रीम कोर्ट के रीजनल ब्रांचेस खुले जाएं, जिससे पूरे कंट्री के लोगों को सुप्रीम कोर्ट की जो सहूलियात हैं, उनका जो अपना हक है, उनका जो फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट में आकर केस लड़ने की और इंसाफ पाने की, वो लोगों को दिया सके। 229th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो कि 2009 में आया था, उसमें 4 रीजनल ब्रांचेस सेटअप करने की बात की गई है। वो 4 रीजनल ब्रांचेस कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद। इन 4 शहरों में सुप्रीम कोर्ट के रीजनल ब्रांचेस सेटअप करने की रिकमेंडेशन की गई है कि अगर इन 4 शहरों में सुप्रीम कोर्ट के ब्रांचेस सेटअप होते हैं तो मुल्क के कोने कोने से लोग, मुल्क के मुख्तलिफ रीजन से लोग आकर अपील कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है, 8 से 10 केसेस एनुअली डिसीजन सुना पाती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया। बहरहाल राइटर ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के डे टू डे फंक्शनिंग को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील और दूसरा परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से रिलेटेड केस को सुनेगी परमानेंटली, और जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होगा वो रियासत के, मुल्क के डिफरेंट हाई कोर्ट से जो फैसले अपील किए जाएंगे वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील में सुने जाएंगे। इस तरह अगर हम सुप्रीम कोर्ट के डे टू डे फंक्शनिंग को डिवाइड करते हैं, रीजनल ब्रांचेस सेटअप किए जाते हैं, रोस्टर्स को जुडिशियसली अगर रोटेट किया जाता है, तो हम जो पेंडिंग केसेस हैं उन पेंडिंग केसेस को डिसॉल्व करने में कामयाब हो सकते हैं। मुल्क के लोगों को
जस्टिस दिला सकते हैं। मुल्क के लोगों की जो आस्था है, जो यकीन है, उस आस्था यकीन को और मजबूत कर सकते हैं। और उससे बढ़कर कि मुल्क के संविधान को, मुल्क के इकाई को हम अपहोल्ड कर सकते हैं, मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के डे टू डे फंक्शनिंग, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन और कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक जल्द ही कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे सारे मुल्क के लोगों को राहत मिलेगी और हमारा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के साया तले, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लिए हुए आगे बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले लेसन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए